कुमार जी को का जो ऑरा रहा है या काम रहा है, वो हम लोग नहीं भी रहेंगे तब इस धरती पर, ये हजारों तो नहीं कहूँगा लेकिन ज़रूर 100-200 साल तक राजनीति में क्या होता है कि कोई नेता आया, काम हुआ और फिर 10-20 साल के बाद लोग एक नया जनरेशन, नया चीज़ आता है। लेकिन बिहार के लोग इनके काम को नहीं भूल सकते और आज भी सच्चाई है कि आज भी लोग नीतीश कुमार को मिस करते हैं। इंजीनियर और अफसर कांपते थे इसलिए उनका ग्रिप जो था, जानकारी बहुत थी, ग्रिप जो था सब्जेक्ट पर, फाइल जाता था नीतीश जी के पास तो चीफ सेक्रेटरी तक का हाल रहता था कि उनका नज़र सबसे पहले कोई गलती पे ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि जब चीज़ सेटल हो गई और इसमें जो लॉ आना था केंद्र में, परीक्षा को लेकर के नया कानून भी आ गया, जब चीज़ें सेटल हो गई और सब बात ख़त्म हो गई, तेजस्वी यादव जी को तो झारखंड ना जाना चाहिए जहाँ चल रहा है आंदोलन या चल रहा था। ये बिहार में क्या है, ये तो चीज़ सेटल हो गया ना। तो इस समय तो थे नहीं, ये जो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं, आप आरोप लगाते हैं कि पार्ट टाइम पॉलिटिक्स का। पार्टी टाइप नहीं पॉलिटिक्स भाई, कि हम अपना सब कुछ करके फिर समय मिलेगा तो हम हाउस में कभी आएंगे या पार्टी को अटेंड करने आएंगे। और मेरे साथ खास मेहमान हैं जो किसी परिचय के मुहताज नहीं हैं, जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा जी। तो आपने तो पिछले चुनाव में अपना कमाल दिखा दिया। लोग कहते थे कि नहीं ये ज़मीनी नेता नहीं है, लेकिन आपने संगठन में जो काम किया, 43 से 85 तक पहुंचा दिया जेडीयू को, कहीं से शिकायत नहीं आई। ये कैसे कमाल किया आपने? नहीं देखिए, एक तो सबसे बड़ा कमाल नीतीश जी के काम का है, सच्चाई है। 2020 में ज़रूर हम लोग सफ़र किए और नीतीश जी को पर्टिकुलरली वो रिजल्ट कहीं न कहीं उनको उनके दिमाग में ये बात रहती थी जो हम इतना काम किए कैसे हो गया ये। तो एक चैलेंज भी हम लोगों के लिए था। कुछ भी कहिए, 20 साल सरकार चलाने के बाद एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर आ जाता है। और 2025 में जब हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे थे तो एक तो हम लोगों ने अलायंस को में कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं था, आपस में हम लोग बातचीत करते रहे, कहीं कोई गैप नहीं रहा। प्लस हमको लगता है कि चाहे टिकट हो, फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। उम्मीदवार का चयन बहुत, लोग तरह तरह की बात करते हैं, लेकिन हम लोगों ने विनेबिलिटी को ही, चाहे जिस तरीके से हो, चाहे फीडबैक हो, पार्टी का मैकेनिज्म हो, जो तरीका हो, उसको ज़रूर प्रायोरिटी में रखा उस चीज़ को। और स्वाभाविक है सरकार के कामकाज का भी। और एक बड़ा ही हमारा संगठन जेडीयू के बारे में ये होता है कि भाई जो राष्ट्रीय पार्टी है उसी का संगठन ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो जेडीयू का संगठन प्रैक्टिस में, से पेपर पे नहीं, वो सही मायने में ज़मीन तक पार्टी का संगठन बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से काम किया, अपने लिए भी और सहयोगियों के लिए भी। तो ऑल टुगेदर मुझे लगता है, और पार्टी के जितने सीनियर नेता हैं, लोग हैं, एक कोऑर्डिनेशन आपस में मुझे लगता है कि एक बहुत बढ़िया रहा। चाहे पार्टी में जो भी लीडर हो तो उस सब का प्रभाव पड़ा और रिजल्ट आपके सामने है। कई नेता, बड़े नेता नाराज भी हुए कि आपने उनके पुत्रों को, उनके संबंधियों को टिकट नहीं दिया, लेकिन फिर भी आप झुके नहीं। देखिए, हम लोगों ने वही किया। टिकट में हम लोग 101 ही सीट लड़े, ये ध्यान रखिएगा। 2020 में 116 सीट लड़े थे और 101 में 85 जीते। आज तक जेडीयू का ऐसा परफॉर्मेंस कभी नहीं हुआ। मैं जानता हूँ, जेडीयू को कवर कर रहा हूँ मैं भी 20 साल से। आज तक ये परफॉर्मेंस परसेंटेज में आप इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो सबसे बड़ा तो यही प्रूव होता है ना कि अब आप रिजल्ट क्या ला करके पार्टी को देते हैं। तो इसलिए पार्टी में दोनों बात हम लोगों ने देखा। एक, जो पार्टी में हमारे पुराने साथी हैं जो लगे हुए हैं, हम लोग को कर कुछ एमएलए के बारे में फीडबैक भी मिलता था कि जब हम लोग लेते थे तो उनको भी अलर्ट किया 6 महीना पहले से कि भाई ये फीडबैक आपके बारे में थोड़ा इसको सुधारना पड़ेगा आपको, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा चुनाव में। ये भी फीडबैक देते थे उनको। और चुनाव में गए, कोशिश ये रहा कि टिकट देने में नहीं कहते पट्टी लगा लेना, वो वाली स्थिति थी जो हम लोग बैठते थे। इसलिए ना अपने सामने पर आए, पट्टी लगा लिए, चेहरा नहीं देखा, रुतबा नहीं देखा। नेता का ट्रस्ट होना चाहिए, रेस्ट हम लोग को कौन क्या मैटर करता है। नेता ने तो आपके पर भरोसा जताया, ट्रस्ट था
वो बोले कि आप लोग बैठ करके, उन्होंने कुछ लोगों को, मैं अकेले नहीं था उसमें, ये भी बता दूं, पार्टी में उन्होंने कुछ लोगों को जिम्मेवारी दी कि आप लोग इस काम को करिए और इसको पूरा बना करके तब मेरे पास लेकर आइए। आप लोग अपना वर्क कर लीजिए और फिर मेरे पास फाइनल बना करके लाइए, तब मैं इसमें देखूंगा कि आप लोगों ने क्या किया। फाइनल मोहर स्टैंप उन्हीं का लगा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। नीतीश कुमार तो फाइनल मोहर लगाए हैं, लेकिन उम्मीदवारों के चयन में आपने अहम भूमिका निभाई है और वो रिजल्ट दिखा है, तब पेट में क्यों दर्द हो रहा है कुछ लोगों का? हाँ जी, जज आप किसी, जो जीता वही सिकंदर, यही है ना। आप हारते तो आप ही को दोषी ठहराया जाता। अगर रिजल्ट गड़बड़ होता तो किसके क्या होता बताइए आप? तो आपके माथे फूटता। तो बताइए, तो इसलिए जीत गए हैं तो श्रेय क्यों नहीं देना चाहते लोग? वो अलग चीज है, हमको श्रेय हमारे नेता को मिल रहा है, उसी में हम सब हैं, उन्हीं के छत्र छाया में पूरी पार्टी है। लेकिन खुशी की बात यह है कि नीतीश जी को बहुत अच्छा लगा रिजल्ट के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं एक टीस मन में था 2020 का। तो ये रिजल्ट आया तो उनको पर्सनल लेवल पर भी और वैसे भी उनको लगा कि नहीं, जो मैंने कामकाज किया उनके लिए, एक तरह से ये चुनाव उनके नेतृत्व में एक तो फाइनल चुनाव ही था ना। बॉन्डिंग तो दिख रही है आपके साथ, जब मन करता है पहुंच जाते हैं, और अब तो फिर एक्शन में हैं। फिर उनको सुपर सीएम कह रहे थे कार्यकर्ता, महिलाएं कह रही हैं कि भाई हमको फिर नीतीश चाहिए। मैंने अभी भी नीतीश को भूल नहीं पाए लोग। कुमार जी को का जो औरा रहा है या काम रहा है, वो हम लोग नहीं भी रहेंगे तब इस धरती पर, ये हजारों तो नहीं कहूँगा, लेकिन ज़रूर 100-200 साल तक राजनीति में क्या होता है कि कोई नेता आया, काम हुआ, और फिर 10-20 साल के बाद लोग, एक नया जनरेशन, नया चीज़ आता है। लेकिन बिहार के लोग इनके काम को नहीं भूल सकते, और आज भी सच्चाई है कि आज भी लोग नीतीश कुमार को मिस करते हैं जाने के बाद। महिलाएं कह रही थी कि हमको फिर से नीतीश चाहिए, बाकीपुर चुनाव में मैं घूम रहा था तो हमको नीतीश चाहिए फिर। तो नीतीश जी को आज भी लोग मिस कर रहे हैं, लेकिन एक उनका कॉल था, उनका एक फैसला था, लेकिन बिहार के चीज़ों पर उनकी नज़र रहती है और बिहार में वो लोगों के बीच में भी जाएंगे। वो जो जीवन भर वो किए, 20-21 साल से तो लोगों के बीच ही रहे, और कहीं हमको तो नहीं लगता है कि 20-21 साल में नीतीश जी कोई छुट्टी का कोई कॉन्सेप्ट होता है। हम ही लोग, वो तो नहीं था, संडे मंडे उनके लिए कुछ नहीं। 21 साल में नीतीश जी छुट्टी क्या होता है, ये ईमानदारी की बात है। हमको नहीं लगता है कि कभी कोई छुट्टी वो लिए होंगे, या कभी कोई क्राइसिस आया, वो भी अपने कार्यक्रम में कभी बुलाना होता था तो बहुत संकोच होता था कि कैसे कहें कि 2-4 घंटा मेरे कार्यक्रम में आकर बैठिए, लेकिन जब भी कहता तो आते थे। तो नीतीश कुमार के लिए संडे मंडे तो कोई था ही नहीं। सही में संडे मंडे नहीं था, प्लस जितना स्ट्रक्चर तरीके से काम करते थे, मुझे आज भी मैं मंत्री रहा उनके सरकार में, और जब जल संसाधन का कभी रिव्यू करते थे या फ्लड के समय रिव्यू करते थे, इंजीनियर और अफसर कांपते थे, इसलिए उनका ग्रिप जो था, जानकारी बहुत थी, ग्रिप जो था सब्जेक्ट पर। फाइल जाता था नीतीश जी के पास तो चीफ सेक्रेटरी तक का हाल रहता था कि उनका नज़र सबसे पहले कोई गलती पे ही पड़ेगा कि ये गड़बड़ है। कितनी बार फाइल में वो करेक्शन कराते थे जो नीचे से होके जाना चाहिए, या रिव्यू करते थे, जितना पॉइंटेड रिव्यू वो मीटिंग में करते थे, तो सारे लोगों को थॉरो तैयार होके जाना पड़ता था। तो ये तो अनपैरेलल था, जो उनका गवर्नेंस का, उनका ब्यूरोक्रेसी के हैंडल करने का, उनका सामाजिक ताना बाना जो है उसकी समझ, वो भी कह रहा हूँ मैं, बिहार का, और उसमें बिना विवाद किए हुए, बिना तनाव किए हुए सबको इसका बेनिफिट मिले, वो असंभव बात था। बिहार जैसे वोलेटाइल स्टेट में, उस स्टेट में जात और धर्म दोनों को बैलेंस करके और सबको लगे कि मेरा स्टेक सरकार में, ये नीतीश कुमार जी ने किया। नीतीश जी ने जो लकीर खींची है, जो अपनी पहचान बनाई है, जिस तरीके से बिहार को चलाया है, वही तो नई सरकार के लिए चुनौती भी है। नहीं, स्वाभाविक है। देखिए, हमेशा परिवर्तन होता है, और जब आप आते हैं, स्वाभाविक है, जब बड़ा जूता होता है या बड़ा जब कैनवास होता है तो चैलेंजेस आपके लिए हो जाता है, और वही चैलेंज में इस सरकार को परफॉर्म करना है कि लकीर इतनी बड़ी है, तो आप परफॉर्म करके नीतीश जी को तो अच्छा लगेगा कि भाई सरकार उन्हीं की सरकार है, उन्हीं का मैंडेट है, उन्हीं के लोग हैं, तो उनके लिए तो खुशी की बात होगी कि उनसे बड़ा लकीर ये सरकार खींचे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बैक सीट पर बैठ करके ड्राइविंग कर रहे हैं, सरकार को चला रहे हैं।
क्यों सीरियसली लेते हैं तेजस्वी जी को? नीतीश कुमार इस सरकार में सम्राट चौधरी जी ऑफ एंड ऑन उनसे जरूर जा कर के मिलकर सुझाव लेते हैं। इसमें गलत क्या है? अगर गवर्नेंस में कोई उनको सरकार को लेकर के, जिस आदमी का 20 साल का बिहार चलाने का एक्सपीरियंस हो और उसमें जा कर के बैठ कर के उनसे कोई फीडबैक लेना, कोई जानकारी लेना, कोई सुझाव लेना, तो अच्छी बात है ना। ये तो अच्छा कह रहे हैं कि ड्राइविंग सीट पर बैठकर सरकार चला रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि जेडीयू ने सरेंडर कर दिया है बीजेपी के सामने। दोनों बातें तेजस्वी का, उनको जेडीयू का ज़्यादा ही चिंता रहता है। अपना जो पार्टी बिखर रहा है, पार्टी की जो स्थिति है उसको देखना चाहिए कि उनकी अपनी जेडीयू की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जेडीयू एज ए पार्टी जितना बड़ा, और आप सब लोग जानते हैं, जितना बड़ा लेगेसी और जितना बड़ा काम नीतीश कुमार जी, उन्हीं की पार्टी है ना, वो जेडीयू की वही सबसे बड़ी पूंजी है और वो बिहार के लोगों के दिल से आप नहीं निकाल सकते। उस लेगेसी को कौन आगे बढ़ाएगा? देखिए, आज भी नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार कोई थोड़े आउट हो गए। आज भी राज्यसभा में भी पिछला हाउस पूरा अटेंड किया है और उनका आना जाना डेली वर्कर से मिलता है। तो आज भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही पार्टी है। निशांत भी हम लोगों के पार्टी में आया है और काम कर रहा है। तो आगे जैसी परिस्थिति बनेगी, कि आज तो नीतीश कुमार ही है। लेकिन निशांत कुमार के बारे में कहा जाता था कि राजनीति में कोई रुचि नहीं है, लेकिन मंत्री बनने के बाद तो गजबे परिवर्तन आ गया। वो इतना मेडिकल टर्म्स में बात करते हैं, उनकी भाषा देख लीजिए, उनका स्टाइल, रात 10 बजे तक दफ्तर में काम करते हैं। ये कैसे बदलाव आया? आप लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं क्या? नहीं, ट्रेनिंग तो, इसमें कोई ट्रेनिंग नहीं होता है। ये चीज़ है कि भाई डीएनए है, डीएनए वही है काम करने का। और आप देखिए 20 साल नीतीश जी मुख्यमंत्री रहे, या उससे पहले केंद्र में मंत्री थे, लेकिन निशांत जी का नाम भी बहुत लोग नहीं जानता होगा। देखा, हमने नहीं देखा था कि निशांत कैसे दिखते हैं, मैंने कभी दिखाई ही नहीं दिए। एक लो प्रोफाइल में रहने वाले थे, लेकिन जब नीतीश जी, सही बात है, परिवारवाद पर भी बोलते थे, और जब वो खुद मुख्यमंत्री पद छोड़ रहे थे, तब पार्टी में हम सबको लगा बस कि नहीं, ये टाइम है उनको आने का, और हम सब पार्टी के सब लोगों ने आग्रह किया कि आइए। उसके बाद आने के बाद ये अब उनके ऊपर है कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं। तो एज ए मिनिस्टर जितना वो काम कर रहे हैं, जितना मेहनत कर रहे हैं, या पार्टी के ही लोगों से मिल रहे हैं, संगठन में अन्य लोगों से मिल रहा है, मुझे लगता है आने वाले टाइम में उस हिसाब से बहुत अच्छा वो परफॉर्म करेंगे। सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में ये सरकार चल रही है। आज जो उनको मुख्यमंत्री ने के साथ जो उनका काम चल रहा है, खास करके स्वास्थ्य विभाग में, आज जितना वो समय लगा रहे और जितनी उनकी समझदारी इसमें है, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में वो जेडीयू के बहुत लोग, मैं हमेशा कहता हूँ कि जेडीयू का, जब भी आप कहिएगा कि जेडीयू पार्टी का नहीं ऑब्ituary लिखना होता है, पार्टी तो ख़त्म हो रही है, तो पार्टी डबल बाउंस करके फिर सामने आ जाती है। हाँ बिल्कुल, अब पार्टी ने जो बाउंस बैक किया है वो कमाल तो है। ये पार्टी को जनता के दिल में ही पार्टी है, और नीतीश कुमार का काम है। और जब तक जनता के दिल में नीतीश कुमार का काम है, ये पार्टी है। हम लोग निशांत जी के बारे में बात कर रहे थे। निशांत जी बहुत तेज़ी से राजनीति सीख रहे हैं और वो नीतीश कुमार के 2 कॉपी लगते हैं, बिल्कुल हाव भाव, शरीर। हमने तो नीतीश जी को पहले भी देखा है ना, और आज भी देखा है। और दूसरी बात है कि कहा जा रहा है कि अनदर सीएम इन द मेकिंग। नहीं, मैं ये अभी नहीं कहूँगा। निशांत जी ही हैज़ टू लर्न। अभी उनको अपना डिपार्टमेंट का काम देख रहे हैं, पार्टी का काम भी देखना शुरू किए हैं। इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, अभी समय है उनके लिए। और अभी जा कर के आगे भविष्य में जनता मालिक होती है, जनता महान होती है। लेकिन जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, आज जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसमें आज तो उतना ही है कि पार्टी में के सिस्टम में काम करना, जो विभाग उनको मिला है उसको देखना, उसमें जो बेस्ट कर सकते हैं करना। फ्यूचर में क्या परिस्थिति इमर्ज करता है, उस समय की बात है। पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार के लिए आपके पास क्या रणनीति है? देखिए, ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था बिहार का चुनाव, और पार्टी को के द्वारा उस परिस्थिति में लाना। अब पार्टी एक बेहतर परिस्थिति में बिहार में है, और अभी यूपी का चुनाव आने वाला है, और यूपी के चुनाव में पार्टी का एक बड़ा आधार रहा है यूपी में। हमारे पहले भी वहाँ विधायक होते रहे। तो यूपी के चुनाव में हमारे प्रभारी वहाँ पर हैं
श्रवण कुमार जी आते जाते रहते हैं। तो यूपी के चुनाव में पार्टी चुनाव लड़ेगी। कितनी सीटों पर पार्टी लड़ेगी? अभी हम लोग वहाँ मीटिंग शुरू ही हुआ है हम लोगों का, और एक आकलन कर रहे हैं, लेकिन ये तय है कि पार्टी वहाँ चुनाव लड़ेगी। कितनी सीटों पर लड़ेगी, अलायंस में क्या रहेगा, परिस्थिति नहीं रहेगा, वो जब समय आने पे इसका डिटेल बताएं। एक सवाल भी उठता रहता है कि सरकार में आप बहुत मजबूत है, मतलब बिहार में भी और केंद्र में भी। बिना माइनस नीतीश सरकार न केंद्र में चलेगी न बिहार में चलेगी। तो सवाल उठाते रहते विपक्ष के नेता भी कि भाई इतना पावरफुल है तो बिहार को विशेष पैकेज क्यों नहीं दिला रहे हैं? कैसे नहीं विशेष पैकेज मिला है? आप 2 बजट उठाकर देखिए बिहार का, 2024 और 25 का, और बिहार उसमें देखिए जो बिहार के लिए अनाउंसमेंट हुआ है, स्पेशल अनाउंसमेंट। एक रेगुलर जो बिहार का बजट है वो, अगर आज बिहार में, मैं नॉर्थ बिहार से आता हूँ, पूरा पश्चिमी कोसी नहर के लिए स्पेशल पैकेज दिया गया। मखाना बोर्ड का निर्माण की बात है, पूरा ये धार्मिक कॉरिडोर बनाने की बात है, या गया में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की बात है, नया इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट आने की बात है। ये पैकेज ही तो है। और पैकेज क्या होता है? यहाँ पर आरोप भी है बड़ा कि आप मिथिलांचल के लिए ही बहुत चिंता करते हैं और मिथिलांचल सारी बड़ी योजनाएं ले जा रहे हैं अपने संबंधों के जरिए। केंद्र सरकार से भी आपके अच्छे रिश्ते हैं और बिहार में तो आपकी सरकार ही है। तो ये कितना दम है इस आरोप में? नहीं, मैं बिहार के लिए भी करता हूँ, लेकिन हाँ, जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वो क्षेत्र एक खास करके, पूरा बिहार है लेकिन उस क्षेत्र में एक जो हम लोगों ने देखा ना, जो दुखद स्थिति रही नीतीश जी से पहले, और उसमें काफ़ी पाटा, वो था कि वो पूरा बेल्ट जो है मिथिला एरिया का, इतना बड़ा माइग्रेशन आप नहीं देखे होंगे। शायद जब बंटवारा हुआ भारत पाकिस्तान का, इतना बड़ा माइग्रेशन हुआ हो, जितने लोग उस क्षेत्र में रोजी रोटी के लिए निकल गए। और यहाँ तक कि लोग पंजाब में धान काटने भी चले जाते थे, कुछ कम्युनिटी के लोग। ये शर्मनाक स्थिति उस क्षेत्र को लेकर के थी। इतना फर्टाइल लैंड, इतना ज्ञान का सेंटर, इतने पढ़े लिखे लोग, इतने दुनिया में कहाँ कहाँ जा कर के एस्टेब्लिश किए लोग, ये एक दुखद स्थिति थी। तो ज़रूर हम लोगों को था कि इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा ठीक होगा। नीतीश जी का भी फोकस रहता था, दिया तो उन्होंने ही, या नया इंस्टीट्यूशंस आएगा वहाँ पर, या फ्लड का प्रकोप कम होगा वहाँ पर। तो इन सब चीज़ का एक लार्जर इम्पैक्ट, या पर कैपिटा इनकम थोड़ा लोगों का इम्प्रूव करे। तो ये ज़रूर हम लोग का कोशिश उस बिल्ड के रहा, उसका इम्पैक्ट अब दिखाई पड़ रहा है। मिथिला में कर रहे हैं, उसको चुनाव की तैयारी से जोड़कर भी देखा जा रहा है कि संजय झा ने जो काम कर दिया वो मतलब मिथिला के एक ही नेता दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए ना, 2020 के चुनाव में अगर हम लोग की सरकार आ पाई, उसमें मिथिला का बड़ा योगदान था। इधर तो हम लोग का अच्छा नहीं परफॉर्मेंस नहीं था, तो जो काम वहाँ पर हुआ उसका एक प्रभाव था। और निश्चित रूप से मिथिला में, अरे भाई, लार्जर पर्पस ये है, राजनीति में हम लोग क्यों आते हैं, या कोई जगह मिलता है, नीतीश जी से सीखने वाली बात है। तो अगर मिथिला में कुछ बड़ा, आज दरभंगा एयरपोर्ट देश का उड़ान स्कीम का सबसे सक्सेसफुल एयरपोर्ट है, आप पता कीजिएगा। और जो कनेक्टिविटी आ रही है, आज मैं अभी था मिथिला चित्रकला संस्थान में 16 अगस्त को, नीतीश जी का बनाया हुआ है, जो मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड है। और जो वहाँ पर मैं देखा बच्चे जो वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, तो चीज़ें मिथिला एरिया में, उस एरिया में काफ़ी बदली हैं, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। और ये स्वाभाविक है, मैं उस क्षेत्र से आता हूँ तो थोड़ा ज़रा मेरा फोकस थोड़ा रहता है कि मेरा फर्स्ट हैंड अनुभव रहा है उस क्षेत्र का, और बाहर में थोड़ा रहा तो देखा कि किस तरह लोग वहाँ पर सफ़र किया। तो ये कोशिश, और उसमें नीतीश जी का बहुत बड़ा योगदान मिथिला में। अगर कोई प्रोजेक्ट हम लोग ला पाए, केंद्र का भी रहा, मोदी जी का भी रहा, और मुख्यमंत्री के नाते बिहार में जो परिवर्तन हुआ, और खास करके मिथिला में, तो जरूर एक रहता है कि वहाँ पर चीज़ें आए। वहाँ पर एक बड़ा फैसला लिया था जब महागठबंधन की सरकार थी, आरक्षण को लेकर 65% सीमा बढ़ाने का, हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। तो क्या इसको नवी अनुसूची में, संविधान के नवी अनुसूची में शामिल कराने के लिए जेडीयू कोशिश करेगा अभी भी? देखिए, अभी हाई कोर्ट में सब जुडिस है मैटर। नीतीश जी पहले दो चीज़ को स्पष्ट, नीतीश जी पहले आदमी थे जिन्होंने जातीय गणना कराया बिहार में, देश में कहीं नहीं। वो तो क्रेडिट लेते थे तेजस्वी यादव को कुछ समझ भी था क्या जब हो रहा था? ये तो नीतीश जी पीएम के यहाँ सब डेलीगेशन को ले जाना, आज जब ये हुआ था उस समय तो भाजपा साथ में सरकार में थी, कैबिनेट में जब हुआ तो भाजपा थी सरकार में, ये कहाँ थे उस समय सरकार में? और
जातीय गणना कराया, जातीय गणना ही नहीं कराया, आर्थिक स्थिति का आकलन कराया कि लोग आर्थिक स्थिति क्या है, और एक असेसमेंट करके उन्होंने एक लाइन लिया और उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया, जो आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात कर रहा है। उसके बाद कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। एक बार कोर्ट का बात आ जाए, फिर जहाँ भी हम लोग को बात रेज करना होगा करेंगे। नीतीश जी ने एक मुद्दे को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, मुझे याद है 1.25 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर केंद्र सरकार राष्ट्रपति को सौंपा था, और विशेष दर्जा देने की मांग बिहार के लिए उठाई थी बहुत जोर शोर से, विशेष राज्य का दर्जा। मैं इन्वॉल्व था उसमें, मुझे आज भी याद है कि दिल्ली में रामलीला मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम हमारे पार्टी ने किया था और मैं उसको ऑर्गेनाइजर था वहाँ। आप ऑर्गेनाइजर थे, मुझे पता है, इसीलिए पूछ रहा हूँ कि उसको अब आगे बढ़ाएंगे। नहीं, उसमें एक दिक्कत है श्रीकांत जी कि उसमें भारत सरकार में एक पॉलिसी बन गई कि अब आपको विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। किसी को नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, ठीक है, या तो पॉलिसी में बदलाव हो, किसी को नहीं मिलेगा। तो अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तो हम लोग का उस समय भी था, या तो विशेष राज्य का दर्जा मिले या विशेष पैकेज मिले, ये एक लाइन रहता। ये पैकेज तो आपको मिल गया? पैकेज मिल रहा है, मिल गया नहीं, कुछ मिला है और कुछ हम लोग का डिमांड रहता है सरकार में, तो हम आगे भी आपको दिखाई पड़ेगा वो जो सहयोग है केंद्र का, और अपना जो रिसोर्स है अगर वो भी उससे बढ़ता है तो ये दोनों अभी जिस हिसाब से सरकार में काम हो रहा है अभी जो सरकार है, और सबसे बड़ा चीज़ है इन्वेस्टमेंट आना, इंडस्ट्री आना, उसमें सरकार अच्छा काम कर रही है अभी। तो डेवलपमेंट और सोशल इंजीनियरिंग के बीच कैसे आप तालमेल बिठाकर पार्टी को चला रहे हैं? यही तो नीतीश जी का रहा, न्याय के साथ विकास टैगलाइन था उनका, और उन्होंने सोशल जस्टिस भी किया और साथ साथ डेवलपमेंट भी किया। और डेवलपमेंट में जब रिसोर्स आया, जब बजट ही नहीं होगा, पैसा ही नहीं होगा, तो आप कैसे लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाएंगे, कैसे जीवन में बदलाव करेंगे। उन्होंने पैरेलल ये काम किया ना, रिसोर्स भी बढ़ाया, बजट का साइज भी बढ़ाया, और जो बिल्कुल वंचित तबके के लोग थे, चाहे वो जो भी पॉलिसी बना करके हो, अगर उन्होंने साइकिल और ड्रेस दिया उसमें तो सबको दिया, तो पूरा एजुकेशन सिस्टम में इतना बड़ा रिफॉर्म आया, उससे लोग स्कूल जाने लगे। अब चीज़ें बदल गई, तो या महिलाओं का ही उत्थान में जितना बड़ा, अगर उन्होंने जीविका दीदी को क्रिएट करके इतना बड़ा फोर्स बना दिया कि इनको मेन धारा में लाना और फाइनेंशियल इंक्लूजन, इकोनॉमिक एक्टिविटी से उनको जोड़ना, उसमें तो मैक्सिमम ग्रामीण परिवेश की महिलाएं ही हैं जीविका में। तो ये सब इतना बड़ा रिफॉर्म करना, और आगे भी सरकार की प्रायोरिटी, इस सरकार में जो चल रही है एनडीए की, जेडीयू भी उतना ही बड़ा पार्टनर है जितना बीजेपी है, दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं इस सरकार में। तो इस सरकार से ज़रूर हम लोग का हमेशा ये रहेगा कि सरकार में जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो, इन्वेस्टमेंट आए, उद्योग लगे, और यहाँ को रोजगार भी मिले, और उससे रेवेन्यू आए तो वो सोशल सेक्टर में खर्चा भी हो। बड़ी चुनौती जेन जी का आंदोलन जो देश भर में दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ, झारखंड होते हुए बिहार पहुंच गया, आज तेजस्वी यादव राजभवन मार्च भी कर रहे हैं। देखिए, जेन जी आंदोलन मेरे ख्याल से बिल्कुल सही आंदोलन था, लेकिन उसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। जेन जी आंदोलन जो मुद्दा उठाया, कोई भी परिवार का बच्चा अगर वो एग्ज़ाम देने जाता है, साल भर पढ़ाई करता है, उस बच्चे का हाल समझिए, जब पता चलता है एग्ज़ाम देने के बाद कि पेपर लीक हो गया, या उसके पेरेंट्स का जो हाल होता है, हम सब के बच्चे हैं, तो स्वाभाविक है कि उसका एक बड़ा प्रभाव उनके परिवार पर पड़ता है। और सरकार ने कभी कवर अप नहीं किया, केंद्र सरकार ने अगर ये मुद्दा आया तो उसको एड्रेस किया। अगर जेन जी ने जो इशू रेज किए तो वहाँ तक कि शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा हुआ और उसको एड्रेस किया गया और आंदोलन ख़त्म हो गया। तो मुझे लगता है कि जब चीज़ सेटल हो गई और इसमें जो लॉ आना था केंद्र में, परीक्षा को लेकर के नया कानून भी आ गया, जब चीज़ें सेटल हो गई और सब बात ख़त्म हो गई, तो तेजस्वी यादव जी को तो झारखंड ना जाना चाहिए जहाँ चल रहा है आंदोलन या चल रहा था। ये बिहार में क्या है, ये तो चीज़ सेटल हो गया ना। तो इस समय तो थे नहीं, ये जो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं, मैं तो आप आरोप लगाते हैं कि पार्ट टाइम पॉलिटिक्स का। पार्टी टाइप नहीं पॉलिटिक्स भाई, कि हम अपना सब कुछ करके फिर समय मिलेगा तो हम हाउस में कभी आएंगे या पार्टी को अटेंड करने आएंगे, देखने आएंगे। जब टाइम था तब थे नहीं साहब, यहाँ पर आते, इशू को उठाते उनके साथ,
तब तो आप थे नहीं। जब सब कुछ खत्म हो गया तब आप आज जा कर के कभी अपना भी ध्यान रखना, ये सरकार चला रहे थे तो किस टाइप से परीक्षा होती थी। बीपीएससी के चेयरमैन जेल के अंदर जाते थे। आप लोग तो पुराने पत्रकार हैं, और कितने लोग किस तरह से डॉक्टर इंजीनियर बने हुए हैं उस समय में, सबको पता है। लेकिन बिहार सरकार और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यहाँ भी जब ये मुद्दा आया तो उसको एड्रेस किए, जो लीक प्रूफ एग्जाम, और यही सरकार की मंशा है। आपको लगता है कि जेन जी का आंदोलन खत्म हो गया? नहीं, जेन जी का आंदोलन जो उनके कंसर्न मुद्दा था, पेपर लिखी ना मुद्दा था, वो टाइम पर वो एग्ज़ाम करा दिया गया, और आगे ये चीज़ रिपीट नहीं हो उसके लिए नया लॉ आ गया, और सरकार ये, और क्या मुद्दा था? ये मैंने कह दिया दिमागी नक्सल, उसको लेकर पूरा राजनीति हो रही है। भाई पूरा नक्सलिज्म देश में ख़त्म हुआ, ये क्रेडिट तो देना पड़ेगा ना। बिहार भी सफ़र करता था इससे, हर साल नरसंहार 5-6 होता था, हम लोग कवर करते थे जाकर। अगर देश इससे मुक्त हुआ है तो ये तो अप्रिशिएट करने वाली बात है ना। ये तो बहुत बड़ा अप्रिसिएशन है केंद्र सरकार का और गृह मंत्रालय का, भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री का, कि इतना बड़ा काम किया कि उसमें सफ़र तो सब जवान ही करता था या अन्य लोग करते थे। विपक्ष कह रहा है कि भाई जो सरकार का विरोध करेगा, जो सरकार के कामकाज पर सवाल उठाएगा, उसको सरकार नक्सली बता रही है। तो नहीं, ये नहीं है। अगर प्रधानमंत्री ने कहा है, जो मैं देख पाया उसमें, इसमें है कि इस तरह के विचार और थॉट रखने वाले, उस पर उन्होंने कमेंट किया। जो इस टाइप के, अब आंदोलन था छात्रों का, आप पता कीजिए बिहार में और कौन लोग घुस गए उसमें, ये भी तो पता कीजिए। छात्र का आंदोलन बिल्कुल एक्सेप्टेड है, उनका कोई मुद्दा है, कोई बात है, तो उसमें आप घुस के राजनीति करने लगिएगा उनके मुद्दा को, वो गलत है ना। आंदोलन जब भी होता है तो उसमें राजनीतिक दल पीछे खड़े हो ही जाते हैं, कौन नई बात है। जेपी आंदोलन देख लीजिए, अन्ना का आंदोलन देख लीजिए। नहीं, खड़े हो जाते हैं, लेकिन जो कंसर्न था अगर उसको एड्रेस सरकार नहीं करे तब ना। जब उनसे बात करके सरकार ने उनके मुद्दे को एड्रेस किया, और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जब छात्र आंदोलन कर रहे थे तो उनका तो इशू था, लेकिन जो कुछ लोग उस तरह के एलिमेंट जो इस माहौल को अलग रंग देने की कोशिश कर रहे थे, मैं वो बात कर रहा हूँ। वो चाहते थे कोई घटना घट जाए, कहीं वायलेंस हो जाए, कहीं माहौल ख़राब हो जाए। ये छात्र तो नहीं चाह रहा था, छात्र तो पीसफुल आंदोलन कर रहा था। बांकीपुर चुनाव को कैसे देखते हैं? बीजेपी अपने ही गढ़ में हार गई, वो भी प्रशांत किशोर से। देखिए, दो बात है इसमें। मुझे लगता है कि बाय इलेक्शन को आप टोटलिटी में जनरल इलेक्शन से नहीं देख सकते। मुझे याद 2009 में जब हम लोग पार्लियामेंट लड़े थे और बाय इलेक्शन हुआ तो 12 में हम लोग 7, आज भी है 7 सीट हार गए, और फिर 2010 में ही हम लोग पूरा बिहार स्वीप किए। तो ये एबरेशन में देख सकते हैं कि एक घटना कहीं पर हुई है। जब मुझे लगता है ज़रूर बीजेपी के लोग इसका विश्लेषण कर रहे होंगे, लेकिन कुछ लोकल फैक्टर भी हुआ, और कभी कभी जनता को भी लगता है, क्या लगता है, देने की कोशिश करता है। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी को लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि उसका विश्लेषण किए होंगे, क्या बात वहाँ पर हुई। तो विश्लेषण आप भी रहे होंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि ज़रूर एक मैसेज है इसमें। अगर लगता है कि कहीं कमी रही है तो उसको कैसे ठीक करना चाहिए, वो ज़रूर प्रयास करना चाहिए। लेकिन बाकी अभी तो हम लोग पूरे के पूरे नवंबर में चुनाव लड़के ही आए हैं 6 महीना पहले, तो इसलिए उसको कोई जनरलाइज कर दीजिएगा पूरा प्रदेश के ऊपर, वो बात नहीं। प्रशांत किशोर की जीत में कोई बड़ा मैसेज नहीं दिख रहा है। नहीं, वो लोकलाइज फैक्टर है। बांकीपुर में लोकल, चाहे वो कैंडिडेट फैक्टर रहा हो, चाहे लोकल कोई और फैक्टर रहा हो, तो वो उस चीज़ कभी कभी जनता को भी लगता है कि भाई बड़ा मैंडेट है, चलो थोड़ा मैसेज भी देते हैं, थोड़ा झटका भी देता है, हाँ, कि एक मैसेज के लिए कभी ये भी होता है। तो वो एक सब फैक्टर रहा होगा, लेकिन पूरा कोई ओवरऑल बिहार पर इसका कोई इसका कोई मैसेज है वो मुझे नहीं दिखता। बांग्लादेश और भारत के जल संधि का विरोध कर रहे हैं कि आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्या चिंता है संजय झा? इम्पोर्टेंट मुद्दा है, खास करके जो लोग 96 में कवर करते थे उनको तो और ध्यान में आना चाहिए। 1996 में बांग्लादेश के साथ इंडिया का ट्रीटी हुआ गंगा को लेकर के। सरकार थी उस समय यूपीए की, और उस समय विदेश मंत्री थे इंद्र कुमार गुजराल। लालू जी का भी समर्थन उस सरकार को था। सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे,
बिहार के ही थे और कांग्रेस के समर्थन से वो सरकार चल रही थी। वो जो ट्रीटी हुआ, उस ट्रीटी में बिहार के इंटरेस्ट को पूरा कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। और एक हमको ध्यान, मुझे उस समय का तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन कोई आवाज़ उठी हो बिहार से, जनता की भी आवाज़, मुझे नहीं पता है। नहीं, ऐसा कोई विरोध नहीं, कोई आंदोलन विरोध नहीं, पहली बार कोई आवाज़ उठा रहा है, वो संजय झा। मुझे जानकारी नहीं, उसमें कोई विरोध नहीं। आज कोई दूसरा जगह रहता, आपका इंटरेस्ट कंप्रोमाइज करके दे दिया गया। पानी, आपको बताऊं, दोनों चीज हुआ। और एक 30 साल का, मैं तो यहाँ जल संसाधन मंत्री भी रहा, नीतीश जी इस बात को उठाते रहे, 30 साल का आप इस ट्रीटी का अवलोकन कीजिएगा कि इससे बिहार को क्या, इस संधि से बिहार का कितना नुकसान हुआ। पूरा गंगा में आपको सिल्ट जमा, गाद जमा हो गया, बक्सर से लेकर के और भागलपुर के आगे तक। वो जो फरक्का में बराज बना हुआ है, उसके वजह से पूरा सिल्ट जमा है। सिल्ट जमा है तो पूरा पानी फैल जाता है, और ये बाढ़ जो आप देखते हैं उसका मेन वजह वो फरक्का में बराज है, और उससे ये पानी ठीक से नहीं निकलता। सेकंड, इन्होंने ट्रीटी में ये किया हुआ है कि जब लीन फेज होगा, जब बरसात का समय नहीं होगा, उस समय 1500 क्यूसेक पानी देना है बांग्लादेश को। लीन फेज में बक्सर में जहाँ गंगा इन करती है, सिर्फ 400 क्यूसेक पानी आता है। मतलब 1100 क्यूसेक पानी जो इंटरनल रिवर है बिहार का, मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं, वो बिहार का इंटरनल रिवर का पानी आप देते हैं। मतलब 73% वाटर बिहार का बांग्लादेश को चला जाता है। जब बिहार को ज़रूरत है पानी का, तो आप बाढ़ भी झेल रहे हैं, और जब पानी की ज़रूरत है तो पानी उठाकर बांग्लादेश को दे रहे हैं। सुखाड़ भी झेल रहा है। जहाँ से मैं आता हूँ, हम लोग बाढ़ भी झेलते थे, लेकिन हम लोगों को कभी ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉब्लम नहीं था। अब दरभंगा मधुबनी में भी वाटर लेवल चला गया नीचे, चापाकल फेल कर जाता है। अब ये दिसंबर में ये ट्रीटी का टाइम ख़त्म हो रहा है, तो हम लोग का यही मानना है, खास करके हमारे पार्टी का, कि भाई ट्रीटी रिन्यू नहीं होना चाहिए। दोबारा 30 साल हो गया, 30 साल का आप रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए, 30 साल का हिसाब निकालिएगा, तो आप बताइए ना, हर एक साल बिहार फ्लड फाइटिंग में कितना खर्चा करता है, वो पैसा कहीं और लगता। तो ये टोटलिटी में देखिएगा तो लाखों करोड़ का नुकसान बिहार का हुआ। जिस समय ये ट्रीटी हुआ, बिहार का पॉपुलेशन 7 साढ़े 7 करोड़ था, आज डबल हो गया है। तो पानी की कितनी ज़रूरत है। तो मुझे लगता है बिहार का, और ये राष्ट्र हित में है ना, कि बिहार का अहित हो रहा है तो राष्ट्र का हित नहीं हो रहा है क्या? संजय झा इस बार इसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। पूरे बिहार के 13 करोड़ लोगों को लेना चाहिए गंभीरता से। संजय झा की बात नहीं है। आप उठाए तो लोग समझेंगे ना, लोग तो मुद्दा को समझ ही नहीं रहे थे। नहीं, मैं उठाया पार्लियामेंट में, पहली बार चर्चा हो रही है इस पर, पार्लियामेंट में उठाया। और मुझे लगता है अगर बिहार का अगर सबसे बड़ा कोई मुद्दा है तो ये इंडो बांग्लादेश वाटर ट्रीटी जो है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। पानी कहता है लोग, 3rd वर्ल्ड वॉर पानी पे, बहुत जगह सुनिएगा पानी। तो पानी तो 5 दिन नहीं मिले तो क्या हाल हो जाएगा। वार तो कब होगा पता नहीं, बिहार में अभी वार हो जाएगा। तो ये बताइए कि अगर 5 दिन पानी नहीं मिले तो क्या हाल होगा। तो वो एक आपका एसेट है, या उसकी ज़रूरत है बिहार को। अभी इंडस्ट्री लगेगा, पानी चाहिए कि नहीं चाहिए, पर्यावरण बदलाव आ रहा है। तो उस हिसाब से एक और अगर करना भी है तो पूरा देखिए कि बिहार का 2050 तक कितना पानी की ज़रूरत है, वो ध्यान में रख के कोई बात करना चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल, नीतीश जी कब निकल रहे हैं यात्रा पर? नीतीश जी को जनता बड़ा खोज रही है, हम लोग भी लोगों के बीच जाते हैं तो नीतीश कुमार को अभी नहीं भूल रहे हैं लोग। देखिए, नीतीश जी बिहार के लोगों के क्या कहते हैं, दिल से लेकर आत्मा तक बसे हुए हैं। और सब जगह हमारे पार्टी के लोग भी कहते हैं, अभी कोई फाइनलिटी में नहीं तय हुआ है, लेकिन वो निकलेंगे और कुछ जिला में जाकर के पार्टी के वर्करों से मिलेंगे और संवाद करेंगे। चलिए, तो आप सुन रहे थे संजय झा जी को तमाम सवालों का बड़े बेबाकी के साथ जवाब दिया और कहा कि चिंता मत करिए, बिहार की चिंता करने के लिए हम हैं। तेजस्वी यादव यूरोप के दौरे पर जा रहे हैं तो जाते रहें, बिहार के लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए और इस वीडियो को खूब शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि बिहार का आज की तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, जिसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। वो है गंगा जल संधि।